आप सभी को मोटिविंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम सुमित कुमार और मैं आपका मैथ्स मेंटर। आपको मोटिविंग पर मैथ्स का पूरा क्लास 10th फ्री रिवीजन कोर्स आपको मिल जाएगा, जो कि सितंबर मिड से डलना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने कोर्स की ओर। ठीक है, तो क्लास 10 में जो चैप्टर 1 है वो रियल नंबर है आपका। ठीक है, रियल नंबर में ये सारे टॉपिक्स है जो आपको पढ़ाए जाएंगे। प्लस रियल नंबर में बता दूं, थोड़ा सा हिंट दे दूं कि रियल नंबर में दो चीज़ आता है। एक आपका होता है रैशनल नंबर, ठीक है, दूसरा होता है आपका इररैशनल नंबर। ये मैं आपको 6 नंबर टॉपिक में भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन इतना बता देता हूँ कि रैशनल नंबर होता है p/q के फॉर्म में, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होता है और p एंड q को प्राइम्स होता है। ठीक है, को प्राइम्स, समझे। और मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जो इररैशनल नंबर होता है ये √3, √5 इन सब के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब मैं बता दूं कि टॉपिक्स क्या हो है चैप्टर 1 रियल नंबर में। तो टॉपिक्स जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है। ठीक है, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन है, HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन है, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, फिर रैशनल एंड इरेशनल नंबर है, इसके बारे में इरेशनल का प्रूविंग भी आपको बताएंगे, फिर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर है। और मैं एक बात और बता देता हूँ कि जो बच्चे 2021-22 ये ईयर में जो हैं उनके सिलेबस में ये पार्ट और ये जहाँ इरेशनल प्रूविंग और ये आपका नहीं आने वाला है। ठीक है, तो मीन्स एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.3 नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी पढ़ाऊँगा जिससे कि जो जूनियर्स आपके आने वाले होंगे उनको मदद मिल जाए। ठीक है, अगर आपका भी मन करे कि हमको और पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा अपना फोकस कीजिएगा बोर्ड के पर्सपेक्टिव से कि वो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। ठीक है, और मैं बता देता हूँ कि आप भी अगर अच्छे से फोकस करेंगे, हमारे जो जितने भी कोर्स डलते हैं अच्छे से फोकस करते तो 95+ ज़रूर आएगा। लेकिन जो मैं आपको होमवर्क्स दूंगा, जो PDF के फॉर्म में आपको दूंगा और जो भी यहाँ होमवर्क्स करने को दूंगा, अगर आप कर रहे हैं ईमानदारी से, ऑनेस्टली, देन यू विल ब्रिंगिंग गुड मार्क्स इन योर बोर्ड्स। ऑलराइट, ज़्यादा अंग्रेजी बोल दी है, लेकिन इतना अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, पढ़ाने टाइम बोल दिए, कोई बात नहीं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की ओर। ठीक है, इसको रब करते हैं। तो अब यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है इसको डार्क करते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये क्या है? तो देखो, यूक्लिड डिवीजन लेमा के जो यूक्लिड थे ये तो साइंटिस्ट है, ये आप लोग जान रहे हो कि इनका ज़्यादा ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम में योगदान है। 9th क्लास में भी आप इनका नाम बहुत सुने होंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा एक इनके द्वारा एक थ्योरम दिया गया था। लेकिन इसको जानने से पहले हम लेमा का मतलब जान रहे हैं। लेमा क्या होता है, ये पर्टिकुलर वर्ड, ये इसका मतलब क्या है? तो देखो भाई, लेमा का मतलब होता है कि ये एक खुद प्रूवन स्टेटमेंट है। ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हम दूसरे को प्रूव करते हैं। ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसके मदद से दूसरे को प्रूव करते हैं। आपका आसानी के लिए व्हाट्सएप मैसेज टाइप मैंने लिख लिया है, लेकिन इसको इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ कि प्रूवन स्टेटमेंट दैट हेल्प्स अदर टू प्रूव। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे 4 + 3 क्या होता है? 7। ये प्रूव्ड है, लेकिन इसी के थ्रू मैंने प्रूफ कर दिया 4 = 7 - 3 दैट गिव्स 4 = 4। तो ये प्रूव्ड है, इसी से मैंने इसको प्रूफ किया, तो क्या हुआ? लेमा। समझे, उससे मैंने प्रूफ कर दिया, तो ये लेमा हुआ। ठीक है, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, ये क्या होता है? जो हमारा मेन टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये थ्योरम, ये क्या है? तो देखो भाई,
इसे एनसीईआरटी में आपको थ्योरम 1.1 भी कहा गया, ठीक है। तो ये थ्योरम है क्या? तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, given positive integers a and b exist a unique integers that is q and r satisfying a equals to b q plus r, that where r will be always greater than equal to 0 and less than b। ये आपका है। तो यहाँ सिंपल वर्ड में आपको बोला गया है कि बचपन में आप लोग पढ़े होंगे कि जो सिंपल डिवीज़न मेथड होता है, जैसे सिंपल डिवीज़न मेथड में जो फार्मूला यूज़ होता है, सिंपल डिवीज़न जो आप लोग बचपन में किए होंगे, जैसे 3 बार में इसको डिवाइड, 3 2 जा 6। तो यहाँ आपका डिवाइज़र, इसे डिवाइज़र बोला जाता है, इसे डिवाइज़र बोला जाता है, इसे डिवाइडेंड बोला जाता है, और इसे रिमाइंडर बोला जाता है, और इसे क्वोशिएंट बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप क्या सीखें कि देखिए ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, यहाँ भी वही है। ए एक डिवाइडेंड है, बी डिवाइज़र है, क्यू क्वोशिएंट है, और आर रिमाइंडर है। पुट करो इस चीज़ को इस पर पुट करो, तो डिवाइडेंड की जगह 7 पुट करो, डिवाइज़र की जगह 3 पुट करो, क्वेश्चन की जगह 2 पुट करो, प्लस रिमाइंडर की जगह 1 पुट करो, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यही थ्योरम 1.1 जिसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा है, यही आपको बताता है, ठीक है। और एक चीज़ कि जो ये पर्टिकुलर चीज़ दिया गया है कि आर रिमाइंडर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिमाइंडर है ना, ये हमेशा 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा, यहाँ नेगेटिव नंबर कभी नहीं आएगा। और दूसरा चीज़, ये डिवाइज़र से हमेशा छोटा होगा। यहाँ जो पर्टिकुलर डिवाइज़र है ना, 3 या 4 जो भी होगा, इससे हमेशा छोटा होगा ये पर्टिकुलर रिमाइंडर, ठीक है। यही यहाँ बताया गया है, ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरा थ्योरम की ओर जो बताया गया। सॉरी स्वेटिंग आ रहा, इसको पूछ लेते हैं। तो दूसरा क्या है? दूसरा बहुत मेहनत लगता है यार, लेकिन इतना तो पढ़ाने के लिए आपके लिए कर ही सकते हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि सपोर्ट करते रहें, ठीक है। कि अगला बार आपको स्मार्ट बोर्ड में मोटिविंग पढ़ाए, मोटिविंग की टीम, ठीक है। जैसा कि आप यूक्लिड डिवीजन लेमा में मैंने आपको बताया कि लेमा का पहले मतलब समझाया, फिर उसके बाद जो थ्योरम है पर्टिकुलर नंबर और जो थ्योरम है उसके बारे में बताया। तो वैसे ही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, इसमें भी सेम चीज़ मैं करूँगा। पहले आपको एल्गोरिदम का मतलब समझाता हूँ, उसके बाद जो पर्टिकुलर चीज़ है, जो मेन मुद्दा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में, वो समझाऊँगा। तो एल्गोरिदम होता क्या? ये सिंपल चीज़ है, ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें नहीं है। सिंपल चीज़ है कि ये एक सीरीज़ है वेल डिफाइंड स्टेप्स का, जिसके मदद से जो एक प्रोसीड्यूर देता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इज़ अ series of well defined steps that gives you the procedure to solve the problem। समझे? ये सिंपल एक सीरीज़ है वेल डिफाइंड स्टेप्स का, जो आपको प्रोसीड्यूर देता है कोई भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे मेरे लिए अगर ये वीडियो बना रहा है तो इसके लिए जो स्टेप्स फर्स्ट नंबर स्टेप्स क्या लगा कि मुझे बोर्ड चाहिए,
माइक चाहिए रिकॉर्डिंग करने के लिए, मार्कर चाहिए लिखने के लिए, कैमरा चाहिए रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो ये जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व है एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने के लिए, तो जो प्रोसेस जो ये प्रोसीड्यूर हुआ इसी को एल्गोरिदम बोलते हैं। जो मैं किया वीडियो बनाने के लिए, जो स्टेप्स मैंने किया तो वो एल्गोरिदम है, ठीक है। छत्ता पर चढ़ने के लिए जो आप सीढ़ी पे चढ़े, तो वो आप जो स्टेप्स लिए, ठीक है, पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व करने के लिए कि मुझे छत्ता पे चढ़ना है, तो वो एल्गोरिदम हुआ आपका, ठीक है। ये एग्जांपल मैं दिया। सॉरी, स्वेटिंग बहुत होता है यार, गर्मी बहुत है। गर्मी बहुत नहीं, मतलब कि समय पंखा भी बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए मेन मुद्दे की ओर चलता हूँ, ठीक है। तो एल्गोरिदम आप समझ गए। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। ये भाई देखो, ज़्यादा हार्ड, मतलब ये भी कुछ नया चीज़ आपके लिए नहीं है, सब आप पढ़ रहे हो, जितने भी चीज़ है आपको सब दिया गया, लेकिन नाम आप नया नया सुनोगे, ठीक है। तो देखो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में आपको कुछ नहीं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको निकालने बोला जाता है। इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आप निकालते आए हो, ठीक है, मैं इधर एक लाइन कर देता हूँ, बताता हूँ अच्छा से। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आज तक आप जो करते आए हो ना, जैसे 2 नंबर दे दिया गया 8 और 6, इन दोनों का आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो। तो कैसे कैसे निकालोगे? 8 का आप देखते हो कि क्या फैक्टर्स होते हैं, तो क्या क्या फैक्टर होता है इसका? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, नहीं 4, हाँ 6, नहीं 8। फिर 6 का क्या क्या फैक्टर होता है? 1 होता है, 2 होता है, ठीक है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। आप देखो इन सब में जो हाईएस्ट और कॉमन हो, तो ये आपका हाईएस्ट है और कॉमन। तो HCF ऑफ 8 and 6 इज़ 2, ये आपका HCF हो गया, ठीक है। और एक पर्टिकुलर चीज़ तरीका क्या होता है? डिविजनल मेथड, वही यहाँ सीखना है आपको, बताएंगे। जो हाईएस्ट नंबर है उसको डिविडेंड बना दो, और जो लोएस्ट नंबर होता है उसका डिवाइज़र बनाओ, फिर उसको लेकर जाओ, 6 1 जा 6, कितना आया 2, ठीक है। अब जो रिमाइंडर है उसको डिवाइज़र बना दो, और जो पहला डिवाइज़र था उसको डिविडेंड बना दो, 2 3 जा 6, कट गया। तो आपका HCF 2 हो गया, ठीक है, HCF 2 हो गया। तो ये आपका तो डिवीजन मेथड हो गया। लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, HCF इसमें कैसे निकाला जाता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू? ये सिंपल है। आप पिछले टॉपिक में क्या पढ़े थे? यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसी का यूज़ करके HCF निकाला जाता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में, समझे? तो जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा में आपने क्या पढ़ा था? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में आपने क्या पढ़ा? आप पढ़ें A = BQ + R, जहाँ R will be greater than equal to 0 and less than B। ये आप पढ़े हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में। तो इसी का इस्तेमाल करो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का सवाल बनाने के लिए, ठीक है। तो 8 और 6 लो, ठीक है। तो 8 और 6 आप लेते हो, तो इसको पहले डिवीजन मेथड से निकाल लो। जब डिविजनल मेथड से निकाल लेते हो तो पहला नंबर टू नंबर सॉल्व करोगे। तो 8 आपका जब डिविडेंड लिए, इस पर्टिकुलर वैल्यू को पुट करो, ठीक है। इसको जो स्टार्टिंग है जो आपका ये आया था इसको पुट करो। तो देखो 8 आपका डिविडेंड है, तो ए की जगह 8 पुट करो। बी क्या है? डिवाइजर 6 पुट करो। क्वेश्चन क्या आया था? 1 और रिमाइंडर आया था 2। दूसरा नंबर क्या हुआ? अभी रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया, इसलिए दूसरा स्टेप्स लेकर जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा जब स्टेप लेकर गए तो वहाँ आपका डिविडेंड क्या है? 6। ये आपका पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप ये हुआ, ठीक है। तो दूसरा स्टेप में आपका 6 एज अ डिविडेंड है, डिवाइज़र आपका 2 है, 3 आपका क्वोशेंट है, रिमाइंडर 0 आ गया है। इसका मतलब जिस स्टेज में आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, उस पर्टिकुलर स्टेप का जो डिवाइज़र होगा उसी को वही HCF होगा। और यही है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू कैसे HCF निकाला जाता है, समझे? तो आप इस पर्टिकुलर चीज़ को समझ गए, ठीक है। और मैं एक चीज़, जो एल्गोरिदम पता था ना, एल्गोरिदम क्या होता है? एक वेल डिफाइंड
स्टेप्स है, सीरीज ऑफ स्टेप्स है जिसके थ्रू ये प्रोसीड्यूर रहता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखो नंबर 1 स्टेप, नंबर 2 स्टेप, ये दोनों स्टेप्स है जिसके थ्रू हमने अपना प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो ये एल्गोरिथम है, समझे? बस क्लियर। अब कुछ इस पे सवाल बना लेते हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। सॉरी बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है यार, कोई बात नहीं, हमने जो प्रण लिया है उसको पूरा करेंगे कि आपको फ्री रिवीजन मैथ्स क्रैश कोर्स देंगे और जितने भी मतलब सवाल हैं अच्छे अच्छे वो आपको करवाया जाएगा। उसके बाद पंखा का हवा खाएंगे, तब तक गर्मी में ही पढ़ेंगे क्योंकि पंखा का जब हवा लगेंगे तो आवाज़ क्लियरली नहीं पहुंच पाएगा, समझे? तो एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस को कि जिससे आपका और अच्छा क्लियर हो जाए। जैसे ये देखो एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ 1.1 में क्या पहला क्वेश्चन है आपका 135 एंड 225, इन दोनों का आप क्या निकालना है, HCF यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम, मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू आपको इसका HCF निकालना होगा। जो मैंने आपको पिछले में 8 और 6 को लेकर बताया था वही सेम प्रोसेस इसमें करना है, मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ बाय यूक्लिड्स कैसे करोगे बता देता हूँ सॉल्यूशन में, ठीक है, समझा देता हूँ अच्छे से। बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, that is a equals to b q plus r where r will be always greater than equal to 0 and less than b, ये चीज़ आप याद रखना। और ये ठीक है, तो आप पहले 135 और 225 का डिविजनल मेथड से आप साइड में यहाँ रफ साइड में निकाल लो, ठीक है, और उसको a b q r इस पे वैल्यू पुट करते रहो, लास्ट में निकालना, ठीक है। आप वैसे HCF निकाल लो और फिर ऐसे शो कर देना, क्योंकि ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से बोला गया इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इसलिए। और जहाँ ये बोला सॉल्व करने के लिए तो आपको ये पर्टिकुलर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके ही निकालना होगा, ठीक है। तो 135 225 225, ठीक है, 135 1 जा 135, 5 में से 5, ठीक है, 90, 135 135 1 बार में 95, 10 11 12 13, कितना हुआ भाई 45 90, 45 2 जा 90 होता है, ठीक है, कोई गलत तो नहीं है, देख लो भैया, 2 नहीं सब सही है, ठीक है। तो आपका 45 जो है ये लास्ट डिवीज़न आया, मतलब यही HCF होगा, ठीक है। अब इसको पुट करते जाओ स्टेप वाइज स्टेप। पहला स्टेप में जो ये था, पहला स्टेप ये है आपका जहाँ रिमाइंडर आया 90, ठीक है, तो यहाँ 225 आपका डिविडेंड हो गया, 135 आपका डिवाइज़र हो गया, 1 क्वोशंट है प्लस 90 रिमाइंडर है, ठीक है। सेकेंड स्टेप्स में 135 आपका ये सेकेंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हुआ आपका, ये आपका सेकेंड स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप में आपका 135 डिविडेंड हुआ, 90 डिवाइज़र हुआ, इनटू 1 आपका क्वोशंट हुआ प्लस 45 रिमाइंडर हुआ। देखो यहाँ भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं है, यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए तीसरा स्टेप में भी जाएंगे। तीसरा स्टेप ये है आपका, तीसरा स्टेप में क्या है 90 आपका डिविडेंड है, 45 आपका डिवाइज़र है, 2 क्वोशंट है प्लस 0 रिमाइंडर है। आपका रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब कि ये जो 45 नंबर है HCF है, और हेंस ये आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू HCF हमने निकाल दिया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखा जाए। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट ही हो गया है, ठीक है, इसमें और अब आपको कोई पढ़ना है नहीं। अब आपको जो प्रैक्टिस करने के लिए है, तो 1 ही नंबर क्वेश्चन में और भी 2 क्वेश्चन दिया गया है, वो आप प्रैक्टिस में लेना, ठीक है। मैंने 2 क्वेश्चन करवाया और 2 क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो मैं ही सब करवा दूंगा तो फिर आप प्रैक्टिस क्यों करेंगे, मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो जो दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली
1.1 एक्सरसाइज में इसमें दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो जनरली कैसे पूछा जाता है, जैसे सो डैट, ये क्वेश्चन आप देखो, सो डैट यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू में के बेस में पूछा जाता है, ठीक है। सो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है ना भाई, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर is of the form क्या है 6q plus 1 that and second 6q plus 3 और बीच में होगा और 6q plus 5 where q is इंटीजर, q होगा इंटीजर, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ ये एक यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्वेश्चन है जहाँ आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करना होगा, ठीक है। सिंपल, ये क्वेश्चन में ही दिखाई दे रहा है। तो देखो क्वेश्चन में ही बोल दिया कि वो पूछ रहा हमसे कि ऑड इंटीजर बताना है कि ये फॉर्म में होता है कि नहीं। तो अब देखो ये फॉर्म क्या है, 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5, मतलब जब यूक्लिड डिवीजन लेमा के बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये आपको हर जगह लिखना ज़रूरी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए अच्छे से लिख रहा हूँ, ठीक है। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर और आर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी, ठीक है। तो देखो, तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो लेट ए बी एनी ऑड इंटीजर, तो जब कोई ए को हम ऑड इंटीजर मान लिए हैं, ठीक है, सॉरी ये है, तो उस ए का बी जो होगा वो क्या होगा। तो मतलब a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है ना, तो हमने a को ऑड इंटीजर मान लिया, तो उस पर्टिकुलर b क्या होगा। तो b आपको दिया हुआ है 6, b इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है। तो जब b 6 दिया हुआ है तो ये सिंपली यहाँ बता दिया गया कि रिमाइंडर जो होगा वो b से हमेशा छोटा होगा, मतलब कि रिमाइंडर होगा 6 से छोटा होगा। मतलब कि रिमाइंडर क्या क्या आपका हो सकता है, रिमाइंडर 0 1 2 3 4 एंड 5 यही हो सकता है, बस यही हो सकता है। जब यही हो सकता है तो आप क्या बोल सकते हैं, a कैन बी 6q plus 0 और 6q plus 1 और 6q plus 2 और 6q plus 3 और 6q plus 5 और 6q, बस बस बस, और कहाँ है यार, बस, ठीक है। तो देखो फ्लो में चल गए थे हम, 6q plus 5 6q plus 6, समझे। तो फ्लो में नहीं जाना है, ठीक है। फ्लो को बंद करें और क्वेश्चंस पे आएँ। तो जब क्वेश्चन पे आएँ तो क्या हुआ, तो 6q plus 5, अब देखो, तो जब ये हो सकता है तो 6 plus 1, आप देखो 6q plus 0 जब करते हो तो 6 एक इवन नंबर है। तो जब कोई भी नंबर इवन नंबर क्यू मान लो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है तो उससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको इवन नंबर ही देगा। तो इवन नंबर आ गया और इवन नंबर के साथ इवन नंबर जुटता है, मान लो 0 जुटेगा तो इवन ही देगा, सही है। 6q plus 1, 6 एक इवन इंटीजर है, इवन नंबर है। इवन नंबर आपको क्यू भी कोई भी अगर नंबर लेते हो उससे मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 2 के साथ कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर ले लो, जैसे 17, क्या होगा 734, तो ये आपको क्या दिया, इवन इंटीजर, इवन नंबर, तो ये आपको इवन नंबर देगा। और इवन नंबर के साथ कोई भी एक पर्टिकुलर ऑड नंबर जुड़ जाएगा तो वो ऑड हो जाता है, मतलब ये आपका ऑड है, सही। 6q plus 2, ये 6 क्या है आपका इवन नंबर, और क्यू से मल्टीप्लाई हो तो कोई भी अगर क्यू के साथ कोई भी पर्टिकुलर नंबर हो तो आपको इवन क्या था, इवन ही देगा। और इवन के साथ इवन जुड़ेगा तो इवन ही देगा, तो ये इवन हो गया। ये बीच में 6q plus 4 भूल गए थे यार फ्लो में, इसको भी और यहाँ लिख दो, ठीक है। तो 6q plus 3 ये आपका ऑड हो जाएगा। वैसे आप चेक कर लेना
ठीक है। 6q + 4 ये इवन है क्योंकि इवन नंबर इसके साथ ऐड हो रहा है। 6q तो एक इवन ही होगा और इसके साथ इवन ऐड होगा तो ये भी इवन पूरा हो जाएगा। और ये आपका 5 इवन ऑड नंबर है, ये जब इसके साथ ऐड होगा तो ये आपको ऑड देगा। समझ में आया? क्लियर है? तो हेंस दिस हैज बीन वेरीफाइड दैट दिस एन आर ऑड इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। सो डैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर बच्चा लिखे हम, कितना भेदभाव किए हैं। सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हाँ ये भी सही है, ऑफ द फॉर्म, हाँ ये भी सही है। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लियो कैसे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आप करना, ठीक है। तो अब दूसरी और भी मैं बता देता हूँ, इस एक्सरसाइज में एक दो और ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम में दिए रहते हैं और उसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू HCF, आपको HCF निकालना रहता है, ठीक है। वो आप कर लेना, वो ज़्यादा मतलब कि हलवा हो जैसा रहता है क्वेश्चंस, ठीक है। वो आप प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जा रहा है, वो आप घर पे प्रैक्टिस ऐसा करना। कोई रेफरेंस बुक भी ले सकते हो, RS अग्रवाल, RD शर्मा, ठीक है, प्राची का भी बुक ले सकते हो, सॉल्व करते रहो, ठीक है। लेकिन अब घुसते हैं हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज। ये आपका एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म, समाप्त हो गया एक्सरसाइज 1.1। अब आगे की ओर चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की ओर, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.2 की ओर जाने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 जो उसमें जाके क्वेश्चंस साथ लड़ाई करेंगे तो उससे पहले हमको तलवार, सुरक्षा तो चाहिए ना, जिससे हम उससे लड़ सकें। तो लड़ने के लिए कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखो भाई, फिर मार्कर को पोलियो मार दिया नहीं, ठीक है, हाँ। तो एक्सरसाइज में 1.2 में घुसने से पहले जो कॉन्सेप्ट्स है वो एक थ्योरम 1.2 है जो आपको बताता है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है, अरिथमेटिक। तो ए अच्छा से लिख दो भैया, नहीं तो बुरा मान जाएगा। ए को अच्छा से लिखो, ठीक है। तो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कॉन्सेप्ट है जो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बता रहा है। ये जो इसमें एक्सरसाइज थ्योरम 1.2 है, ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन, सिंपल समझ लो प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। थ्योरम 1.2 है क्या? कुछ नहीं है, सिर्फ थ्योरम 1.2 बोलता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर आप लेते हो ना, कंपोजिट नंबर, उसको हम लोग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं। कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिखने, प्राइम नंबर्स को लिखना, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बस जैसे एग्जांपल से समझा देता हूँ और आपको अच्छा से समझ में, कॉन्सेप्ट अंबुजा सीमेंट के जैसा हो जाएगा, ठीक है, कि कोई तोड़ नहीं पाएगा। तो जैसे कोई भी कंपोजिट नंबर लो, बोलो भाई 8 से ज़्यादा ही लगाव है मेरा, पिछला बार भी 8 6 लेंगे, 8 नहीं लेंगे, 8 का जगह दूसरा नंबर लेंगे। 8 का जगह दूसरा नंबर क्या होता है? 12 कंपोजिट नंबर है भैया, हाँ, बचपन में पढ़े थे आप। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम करने के लिए आप 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो भैया। प्राइम फैक्टराइजेशन सीखे थे? नहीं सीखे थे तो सीख लो। 12 कौन सा छोटा नंबर है जैसे 12 कटेगा? 2 6 2 3, मजाक किए यार। 2 × 2 × 3 आपको सब आता है, ठीक है। 12 = 2 × 2 × 3, ये कंपोजिट नंबर को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर दिया। यही आपको द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है और द थ्योरम 1.2 भी बोलता है, समझे? क्वेश्चन मतलब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें वो भी बहुत ईजी है, बहुत लुल्लू मुच्छू है, ठीक है। वो भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी जो द हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत ईजी है। आप देखो,
अरे मिट जा जोर से मिट जा। तो देखो भैया, जो दूसरा यूज़ होगा कॉन्सेप्ट, पसीना बहुत आता है बे, पसीना को हटाओ, समझे। तो देखो भैया, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अगर कोई नंबर आपको ए और बी दे दिया, ठीक है, ए और बी कोई एक पर्टिकुलर नंबर है ए बी, ठीक है, वेरिएबल में लिखे हैं, कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट आपको अगर मिलता है 7 6 चाहे कोई भी, तो उसका एलसीएम ऑफ ए एंड बी निकालो, फिर इनटू करो HCF ऑफ ए एंड बी, तब आपको ए और बी का प्रोडक्ट मिल जाएगा, समझे। आप ए बी का एलसीएम निकालो, फिर ए बी का HCF निकालो, तब आपको पता चलेगा कि ये तो ए बी का प्रोडक्ट है, सिंपल। तो यही आपका कॉन्सेप्ट बोलो या फॉर्मूला, यही था आपका जो यूज़ होने वाला है 1.2 एक्सरसाइज में, बहुत ईजी, ठीक है। और ये 2021-22 के बच्चों के लिए ज़रूरी है, ठीक है, ये आप पढ़ लेना, पढ़ो, मतलब समझो कॉन्सेप्ट और फिर क्वेश्चन बनाओ। तो इसका भी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, किताबवा से देख लेते हैं इसमें का क्वेश्चन है, उसके बाद बनाते हैं, ठीक है, कि इसका भी क्वेश्चन कैसा कैसा दिया गया है। देखो भैया, जैसे एक क्वेश्चन दिया है 140 को एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सप्रेस करना, तो 140 को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे। तो 140 में आपको क्या करना है कि 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप जब निकालते हो तो क्या निकलेगा, 2 7 40 2 35 7 5, ठीक है। तो आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो अब इसको यहाँ लिख दो 2 × 2 × 7 × 5, यही क्वेश्चन पूछ रहा आपसे, और आपने ये कर लिया, ठीक है। तो यही जो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे था, यही आपका वन क्वेश्चन पूछ रहा। और भी 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, वो आप बनाते रहना घर पे आराम से, खाना पीना खाते हुए, ठीक है, आराम से बनाना, ठीक है। इतना भी ज़्यादा खाना पीना नहीं खा लेना कि फिर सो जाना, और बनाना मत, क्वेश्चन बनाना ज़रूर बनाना, ठीक है। जैसे दूसरा जो क्वेश्चन दिया वो दिया हुआ इस बेसिस पे कि आपको वेरिफिकेशन करना है। NCERT क्या दिया हो भैया, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एंड वेरीफाई दैट, ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया वेरिफिकेशन करना है, जो पर्टिकुलर हम लोग पढ़े थे ना, LCM एंड HCF ऑफ AB, LCM एंड HCF ऑफ AB, जिसमें LCM एंड HCF ऑफ AB जहाँ A × B हम लोग करेंगे, और AB का दिया हुआ है AB 26 और 91 दिया हुआ है, ठीक है। AB ये पर्टिकुलर चीज़ दिया हुआ है, तो आप LCM निकालो 26 और 91 का। LCM क्या होगा, 26 और 91 का निकालो भैया। वेरीफाई करने के लिए पहले रुको, वेरीफाई करने के लिए क्या करना, आप पहले LHS लेफ्ट हैंड साइड में LHS ले लो, बीच में एक डंटी पार दो, यहाँ RHS लिखो, राइट हैंड साइड। अरे भाई डंटी का है पारा ठीक है, लेकिन बीच में इतनी गैप दे दो, इक्वल टू लिखने के लिए, हमने गैप दे दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना था, ये लिखना था, ये लेफ्ट हैंड साइड का है बंदा, ठीक है, ये मुंबई इंडियंस का है, और ये आपका ये मुंबई इंडियंस का, तभी ना इक्वल होगा, मतलब कुछ भी। तो मुंबई इंडियंस सॉरी, तो LCM ऑफ AB एंड HCF ऑफ AB जब आप निकालते हो तो 26 का 91 का पहले LCM निकालो, ये तो पहले लिख लेते हैं अच्छे से, LCM ऑफ 26 एंड 91, क्वेश्चन सही है ना भैया, हाँ, इंटू HCF ऑफ 26 × 91 इक्वल्स टू 26 × 91, सुपरमैन, ठीक है। सुपरमैन का थ्रू जल्दी बनाते हैं, ठीक है, सुपरमैन जैसा। तो भैया 26 और 91 का LCM क्या होता है, जल्दी बनाया यार। 3 से कटेगा नहीं, अबे काटो ना भाई, जो भी से कटता है 2 से कटता है, 2 से पहले 3 से काटो, 3 से कैसे कटेगा बे, 3 से कटना है, नहीं कटेगा। 7 से कटेगा, देख, नहीं 7 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा,
13 से कटेगा, देख लो भैया 13 से कटता है। 13 2 जा 26, 13 7 से 91, ठीक है। 13 7 जा 9 7 1 2, हाँ सही है। 13 इंटू 2 इंटू 7। HCF ऑफ 26 92। HCF क्या होगा भैया, सिंपल ऐसे निकालो। HCF 26 1 जा 26 1 जा 26 2 जा नहीं होगा, 26 3 जा बार में हो जाएगा लग रहा है। 6 3 18 1, 3 2 6 9, 3 2 6 7, 6 3 18 1, 3 2 6 7, हाँ भैया 3 बार में हो जाएगा। 78 9 10 11 3 1 26 13 2 जा 26 का 13 आपका HCF आया। 13 क्या है HCF, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो भैया। हाँ और एक चीज़ जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, शॉर्ट, इसमें कोई भी मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट वाले नंबर का करते हो तो उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, मतलब कि कैसे आप शॉर्ट में कोई भी 2 डिजिट वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। तो यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट, देखो कैसे। 91 को लिखो, 26 को लिखो, इन दोनों वर्टिकल नंबर जो वर्टिकली में है 6 और 1, इनको मल्टीप्लाई करो। तो 1 और 6 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 6 1 जा 6, ठीक है। अगर 2 डिजिट वाला नंबर आता तब क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। तब मान लो अगर 16 आता तो 6 को रखते हैं और 1 को कैरी ले लेते हैं, 1 को रख लेते हैं कि उसको ऐड करना है, ठीक है। लेकिन अभी आया नहीं है इसलिए इसको भूल जाओ, ठीक है। आता तो मैंने बोला, अभी आया नहीं है तो जो आया है उसी पर फोकस करते हैं। 6 1 जा 6, कोई कैरी नहीं है, 0 है, ठीक है। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 9 6 जा 54, 2 1 जा 2, क्या आया 6 5, 6 5 को कैरी ले लो, जैसे मैंने पिछला में बोला था, अभी बोला ना कैरी ले लेना है। अगर तो कैरी मैंने ले लिया। फिर 9 2 जा 18 होता है, 9 2 जा 18, 18 और प्लस 5 क्या होता है 3 2, 2 3 6 6, 2 3 6 6 हमने लिख दिया। अब इन सब को मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर 2 3 6 6 तो वेरीफाई हो गया। जैसे 13 169 होता है, फिर 7 2 14 होता है, 9 4 36 होता है, 6 3 6 4 24 25 27, 7 3 4 1 4 5 6 7, भाई सही जब 9 4 36 6 4 24 7 2, हाँ 9 6 1 6 6 3 2 2 3 6 6 आपका आ गया। इसका मतलब कि ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी वैसा ही कुछ है कि आपको एलसीएम और एचसीएम निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करते हैं, ये आप कर लोगे, ठीक है। ये भी ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल है नहीं, ये भी आप कर लोगे। अब हमको लगता है कि अब दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा एक्सरसाइज की ओर पढ़ते हैं। इसमें भी सारे लुलू चुपुचू क्वेश्चन है। अगर आपसे कोई मतलब कि प्रेफरेंस बुक यूज़ करना, ठीक है। एनसीईआरटी हमने इसलिए लिया कि कॉन्सेप्ट जो होता है ना एनसीईआरटी में वो आपको मजबूत करेगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए आप कोई एक अदर प्रेफरेंस बुक चूज़ करना, ठीक है। एनसीईआरटी को बना कर ये मत समझ लेना कि भाई अब हो गया, नहीं। एनसीईआरटी किया ठीक है, पहले एनसीईआरटी करो, ठीक है। उसके बाद RD शर्मा, RS अग्रवाल, जो भी बुक, प्राची का या जो भी बुक है जो आपको करना है उसको सॉल्व करो, और जो नहीं क्वेश्चन बनता है उसको कमेंट में कर देना, हम बता देंगे, ठीक है। अब जो तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, जैसे इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल को प्रूव करना, इर्रेशनल नंबर को आप कैसे प्रूव करते हैं, तो सिंपल सा लॉजिक इसमें लगता हूँ, हार्ड एंड फास्ट कोई इसमें भी लॉजिक नहीं है। इर्रेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए पहले आप इसको रैशनल प्रूव करो, ठीक है। जैसे कोई भी सीधे क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ। और एक बात बता देता हूँ, ये 21 22 वाले बच्चों के लिए नहीं है, इसलिए आप इसको फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। चलो, जैसे आपको बोला √2 को इर्रेशनल प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ इर्रेशनल, तो आप बोलोगे भैया कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम बताते हैं कैसे प्रूफ करो। तो भैया देखो इसको कैसे प्रूव करना है। इसको आप लेट √2 बी अ रैशनल नंबर, इसको आप रैशनल नंबर ले लो, रैशनल नंबर, ठीक है।
आप जब रूट 2 को एज अ रैशनल नंबर लेते हो तो रूट 2 रैशनल नंबर का क्या क्राइटेरिया होता है? रैशनल नंबर क्राइटेरिया होता है कि कोई भी अगर नंबर रैशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में होगा, और जहाँ उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, और जो दो पर्टिकुलर न्यूमरेटर में नंबर है p एंड q वो को प्राइम्स होंगे, ठीक है। जहाँ कॉमन फैक्टर्स 1 होता है, को प्राइम्स का मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर 1, ठीक है। तो देखो रूट 2 इक्वल्स टू a/b या p/q भी लिख सकते हो, कोई कुछ भी, ठीक है। b नॉट इक्वल टू 0 होगा और a एंड b को प्राइम्स। जो हमने बोला ओरली उसको आप लिख दो, जो मैंने डिक्टेट किया उसको आपको लिखना है, ठीक है। तो आप स्क्वायर अप करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो तो रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है? a/b का स्क्वायर करो 2, ये क्या देगा 2 इक्वल्स टू a² b/b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। आप देखो अब यहाँ मेन गेम है, मतलब कि 2a² को डिवाइड कर देगा भाई। इसको अगर नीचे लाओगे तो क्या होगा? b² इक्वल्स टू a²/2, मतलब कि 2a² को डिवाइड कर देगा। तो थ्योरम जो 1.3 है आपको ना, उसमें यही पढ़ना है। थ्योरम 1.3 आपको यही बताता है कि अगर कोई पर्टिकुलर नंबर जैसे 4 है, वो अगर 64 को डिवाइड कर रहा है, इस 4 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 4 8 को भी डिवाइड करेगा, क्या कि 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 × 64। तो अगर 4 उसका स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, मतलब स्क्वायर रूट जो पर्टिकुलर नंबर है उसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो जैसे 2 डिवाइड्स a², इसका मतलब कि 2 डिवाइड्स a ऑल्सो, ठीक है। जब आपको पता चल गया कि इसको इधर यहाँ लिखते हैं, ठीक है, नीचे दिखाई नहीं देगा इसलिए नहीं लिख रहा है, ठीक है। तो 2 जो डिवाइड्स a है, ठीक है। तो जब 2 डिवाइड्स a है तो आप a को कोई भी एज अ 2 के मल्टीपल में कोई नंबर मान लो 2m, क्या कि भाई 2 डिवाइड कर ले रहा है a को, तो हम 2m मान सकते हैं। 3m काहे नहीं मान सकते हैं? काहे कि 3 अगर डिवाइड करता है तब 3m मानते हैं, तो a को 2m खुद से मान सकते हैं, ठीक है। तो जब a को हमने 2m मान लिया है तो इस पर पुट करो, वैल्यू को पुट करो, पुट वैल्यू ऑफ 2m ऑफ a ऑन दिस 2b² इक्वल्स टू a²। जब आपने इस पर पुट किया तो क्या पाया कि 2b² इक्वल्स टू a² की जगह ये पुट किया तो 4m² हुआ। तो जब 4m² लिख दिया तो 2। अब देखो भाई, अब आपको और एक चीज़ क्या दिखाई दिया, यही चीज़ थ्योरम 1.3 का बात, कि भाई जब 2b² को डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड्स ab², तो मतलब 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। जब भाई b² को डिवाइड कर सकता है तो मतलब b को भी डिवाइड कर सकता है। तो हेंस प्रूव्ड दैट कि जो a और b है वो उसका कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ कॉमन फैक्टर इज़ नॉट ओनली 1, उसका एक ही कॉमन फैक्टर नहीं है, उसका एक के अलावा 2 भी कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो 2 भी जब कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब जो हमने सपोज किया था वो ये हमारा सपोजिशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। हेंस प्रूव्ड दैट दिस पर्टिकुलर नंबर इज़ इरेशनल। हाँ, सिंपल सा, रुक जा भाई, हाँ सिंपल सा लॉजिक था कि कैसे इरेशनल को प्रूव करना, मतलब सिंपल सा तरीका था। लॉजिक और रीजनिंग में बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बार बार लॉजिक आ रहा, ठीक है। तो आप समझ गए। ऐसा एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, जैसे ये तो सिंपल √2 का हो गया, जल्दी रब कर लेते हैं उसके बाद। तो इरेशनलिटी प्रूफ करने में एक और चीज़ तरीका जैसा पूछता है, जैसे उसमें क्या पूछता है ना कि आपको 5 - √3 दे देगा ऐसे, और बोलेगा कि भैया इसको इरेशनल प्रूफ करो। तो इसमें भी सिंपल आप करना है, इसमें और इजी तरीका हो जाता है कि 5 जब इसको लेट
5 माइनस रूट 3 बी अ रैशनल नंबर। जब इसको रैशनल नंबर लेते हो तो क्या होगा, 5 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू ए बाई बी, जहाँ ए और बी को प्राइम्स है, ठीक है। साथ ही साथ बी नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये आपको पता ही है। तो अब 5 प्लस ए बाई बी करो, इसमें कोई स्क्वायरिंग मत करो, इसमें डायरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन बाई बी, ठीक है। 5b प्लस ए इक्वल्स टू रूट 3। अब आप एक चीज़ देखो भाई, रूट 3 आपको पता है कि एक इरेशनल नंबर है। रूट 3 क्या होता है, इरेशनल नंबर, ये आपको मालूम है, ठीक है। और यहाँ आप देखो 5b और a, ये तीनों रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। काहे कि आप a और b को रैशनल नंबर a बाई बी को मान ही लिए थे, तो a और b क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। प्लस 5 आप जानते हैं वो रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी इक्वल होगा। मतलब कि जो हमने सपोज किया था 5 माइनस रूट 3 को एज अ रैशनल नंबर, ये नहीं है, ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा। तो वही होगा कि 5 माइनस 3 हिंस प्रूव्ड, जैसे कि हमारा सपोजिशन को एक इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, इसका मतलब 5 माइनस 3 क्या है, इरेशनल नंबर है। 5 माइनस 3 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। आपका ये भी अब जितने भी तीसरे के भी जो सवाल थे, क्वेश्चन थे, ये भी आपका सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। जितना भी और भी अगर बचता है तो उसको आप करना, ठीक है। और 21, 22 वाले बच्चे इसे ना करें, ठीक है। अगर करते हैं तो सही है, ज्ञान लेने में कोई घाटा है नहीं, जितना ज्ञान लो उतना अच्छा, ठीक है। जहाँ से भी मिले वहाँ से ले लो, ठीक है। लेकिन ज्ञान जो आप ले रहे हो उसको भी आपको भी लगना चाहिए कि हाँ भाई इस ज्ञान को लेने में फ़ायदा है। ऐसा ना कि अब मोटिवेशन सुनने लगो ज्ञान के नाम पे पूरा दिन रात भर, ज़्यादा मोटिवेशन भी सही नहीं है, ठीक है। हाँ पढ़ाई करो ज़्यादा, ठीक है। कोशिश करना कि स्किल्स को बेहतर करें जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो अब जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है डेसिमल एक्सपेंशन, 12 पसीना पूछना पड़ रहा है यार। फोर्थ कॉन्सेप्ट, अरे यार फिर पोलियो मार दी इसका बे ना। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। आपको यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन जानना है रैशनल नंबर का, कैसे डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर रैशनल नंबर का। तो आपको एक मतलब चार्ट बना के दिखाता हूँ, दो तरीका में होते हैं, टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो आता है, एक रिपीटिंग और तीसरा नॉन रिपीटिंग। ये जो होता है ना, ये पर्टिकुलर चीज़, ये क्या होता है, रैशनल नंबर। अगर कोई भी डेसिमल ये हो जाए आपका टर्मिनेटिंग तो वो रैशनल नंबर होता है, ठीक है। और रिपीटिंग क्या होता है, ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये भी रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर का ही, सॉरी भाई क्या हो रहा, वो आवाज़ कर रहा, रैशनल नंबर, ठीक है। नॉन रिपीटिंग क्या होता है, ये आपका इरैशनल होता है, ये आपका इरैशनल होता है। इरैशनल नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग करते हैं, नॉन रिपीटिंग इरैशनल नंबर को, ठीक है, इरैशनल करते हैं। तो देखो जैसे एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ। एग्जांपल में जैसे यहाँ अगर कोई भी नंबर 1/4 के फॉर्म में हो तो आप, सॉरी 1/4 अच्छा से लिखता हूँ, 9 लगता है भाई 4 लिख रहे हैं तो 1/4 को अगर किया डिवाइड करो क्या होगा, 4, 0.4, 2 ज़ा 8, 2, 4, 5 ज़ा 20, तो 0.5। तो आप देखो मैंने जब इसको एक्सपेंड किया, डेसिमल में एक्सपेंशन किया, तो आपको क्या लगा, 0 पॉइंट यहाँ रुक गया, अब आगे कोई नंबर नहीं आ रहा, एग्जैक्ट 0.25 आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग हुआ। एग्जैक्ट अगर कोई भी नंबर वैल्यू देना तो उसको टर्मिनेटिंग करते हैं, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, ठीक है, रैशनल नंबर नहीं, टर्मिनेटिंग नंबर। और जब एग्जैक्ट नहीं थे, रिपीट हो, बार बार यहाँ रिपीटिंग बोला गया, रिपीट हो, जैसे 3.333 या 1.44444, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका, ये क्या हुआ, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये भी लेकिन रैशनल में आता है।
इसमें क्या होता है ना कि इसमें आप 3 पॉइंट अगर कोई नंबर रिपीट कर रहा है तो उसको बार बार तो उसके ऊपर बार चढ़ा सकते हो, ठीक है, ईजी होता है। लेकिन भैया सबसे खतरनाक ही होता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसलिए खतरनाक होता है क्योंकि इसमें एग्जैक्ट पता ही नहीं रहता है कि रिपीट हो रहा कि टर्मिनेट, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा। जैसे पाई का जो वैल्यू होता है, पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर है, लेकिन वही अगर इसका हम लोग इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर इसका हम लोग जो फ्रैक्शनल नंबर देखेंगे 22/7 तो ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। बार बार इतना वॉल्यूम को आवाज़ इसलिए कर देना ना, मैं हाई कर दे रहा है, उधर से आवाज़ आ रहा, समझ रहे हैं, तो आवाज़ आ रहा तो वो और मेरे आवाज़ को कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा, तो हमारा पोजीशन रॉन्ग हो जाए बहुत ज़्यादा मैथ में घुस रहा है, सॉरी। तो रैशनल नंबर ज़्यादा बकवास ना करेंगे, हम पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो भाई देखो ये रैशनल नंबर होता है 22/7 का है कि हाँ 22 और 7 क्या को प्राइम है और 7 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इस रैशनल नंबर है, ठीक है। पाई क्या है, पाई इरेशनल नंबर है, का है कि इसका जो वैल्यू होता है 3.14 चलेगा, चलते रहेगा। जो सुपर कंप्यूटर भी है ना वो भी इसका बिलियन वैल्यू निकाल के, मतलब कि उसके आगे बहुत वो भी निकालते रह गया, निकलेगा ही नहीं ना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर इतना टेढ़ा होता है, निकलेबे नहीं करेगा, बोलेगा कि हम नहीं निकलेंगे, जो एग्जैक्ट वैल्यू है वही भी नहीं करेंगे, समझे, इसलिए इसका वैल्यू इरेशनल का आता ही नहीं है, ठीक है भाई। तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर में बस इतना ही, यही कॉन्सेप्ट है आपको। अब इसी को लेकर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जैसे 2-4 क्वेश्चन करवा देते हैं, उसके बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है चैप्टर 1 का, ठीक है। और ये 2021-22 वाला बच्चों के लिए है, ठीक है, 2021-22 वाले बच्चों के लिए ये है। तो जैसे 2-3 क्वेश्चन करवाते हैं, उसके बाद सारा आपको होमवर्क के आप प्रैक्टिस करते रहो। 2-3 क्लास के बच्चों नहीं ना होमवर्क दिया जाए आपको, समझे। जैसे कुछ क्वेश्चंस है, जैसे एक्सरसाइज 1.4 में कुछ क्वेश्चंस है, जैसे 17/8 आपको बताना है कि 17/8 टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग खाली मत बोलना, गलत, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलना है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो देखो भैया इन तीनों में से कौन सा है, इसको पता लगाने के लिए सिंपल सा रूल है। क्या रूल है, अगर हम उस पर्टिकुलर चीज़ को टर्मिनेटिंग में सोचो, टर्मिनेटिंग क्या होता है, मतलब कि आपका 0 पॉइंट कुछ, मतलब कि कुछ रुक जाएगा, मतलब कि जैसे 0.15 आ जाएगा, 0.67 आ जाएगा, मतलब कि 2-3 डिजिट बाद तो रुक जाएगा, 4 डिजिट जा सकता है लेकिन रुक जाएगा, ठीक है। इन दोनों में रुकता नहीं है, इसमें बोलता है कि हम चलते रहेंगे, लेकिन सेम सिमिलर एक ही डिजिट बार बार चलता है, इसमें तो भाई अलग ही कहानी चलता है। तो देखो सॉल्व कैसे करना पड़ता है, इसको पता कैसे करना है कि क्या है तीनों में से। तो नीचे वाला चीज़ को ट्राई करो कि ये 10 में आ जाए, अगर 10 में आ जाए या 10 का कोई भी पावर में आ जाता है तो हम ऊपर को आसानी से टर्मिनेटिंग बना सकते हैं, ठीक है। और पता भी चल जाएगा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो नीचे वालों को 10 बनाओ, तो 8 को पहले फैक्टराइज करो, क्या आता है 242, तो 8 को आप लोग लिख सकते हो 2⁻3। नीचे को 10 कैसे बनाओगे भैया, नीचे को 10 बनाने के लिए नीचे 5 × 3 अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो 10⁻3 आ जाएगा। तो 5 × 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो हम पागल हैं कि 5 × 3 मल्टीप्लाई किया, अगर नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर वो मल्टीप्लाई करेगा, नहीं तो सही में हम पागल हैं। और क्वेश्चन मैथ का है कि हम मैथ्स को रॉन्ग ठहरा रहे हैं। 5 × समझे, अगर नीचे का कोई नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर भी करना, ठीक है। तो 17 × 5⁻3 जब आप कर दिए तो 10⁻3, मतलब कि ये टर्मिनेटिंग है, सिंपल ये टर्मिनेटिंग है, पता चल जा रहा है भैया, क्या है कुछ पॉइंट्स के बाद ये इसका आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही 2-3 और क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। जैसे और क्वेश्चन करवा दे, जैसे 35/50 इसको पता करना है, तो पहले 50 का ही कर लो, 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो 225 5, ठीक है। जब आप 5 किए तो 35, 5 × 5 × 2, 5
7 भाई, फिर इसको पोलियो पढ़ लिया मार्कर को, सारा डार्क लिखाता ही नहीं है। हाँ 5 × 2, अब ये तो डायरेक्ट 10 आ गया नीचे भाई, 10 आ गया है 0.7 मतलब क्या होगा भाई, देख लो। हाँ भाई सही है ना, 50 5 7 जा, हाँ मतलब नीचे डायरेक्ट ट्रेन आ गया है, मतलब 0.7 ये डायरेक्ट टर्मिनेटिंग है भाई, टर्मिनेटिंग ये डायरेक्ट है, वेरीफाई कर दिया आपने। और भी क्वेश्चन है, चलो तो और भी जितना क्वेश्चन बचता है आपका प्रूविंग वगैरह, और भी जितना जन्म मैंने करा दिया, और भी जो क्वेश्चन बच रहा है टर्मिनेट नॉन वेरिफिकेशन में कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, आप वो पता लगाते रहो, ठीक है। आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चंस भी मैंने कुछ कुछ करवाया, ठीक है, तो आपका काम बचता है कि जो क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाया वो आप क्वेश्चंस करो, ठीक है, आराम से करो, अभी टाइम है आपका टर्म 1 एग्ज़ाम होने में भी, आराम से क्वेश्चन करो, ठीक है। और जो वीडियो आप लोग देख रहे हो आगे आने वाले साल वाले बच्चे, तो वो भी आराम से करो, सारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं, और सपोर्ट बनाने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो को लाइक भी करते रहो कि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम और क्वेश्चंस करवाते रहें, ठीक है। ज़्यादा हमें मोटिवेशन ना बढ़ा देना कोई बात नहीं, लाइक करते रहना वीडियो को, ठीक है।